को पढ़ने के लिए एक स्पेसिफिक लैंग्वेज, उसकी टर्म्स जो हैं वो हमें चाहिए होती हैं, और उस टर्म को हमने डिस्कस करना शुरू कर दिया था, जिसमें हमने पढ़ लिया था रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिखते हैं, टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट। रेट लॉ हमने पढ़ लिया था। हमने रेट ऑफ रिएक्शंस का हमने डेफिनेशंस पढ़ लिया था, उसका यूनिट्स हमने पढ़ लिया था। हमने रेट कांस्टेंट भी पढ़ा था, रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, उनका हमने यूनिट्स भी पढ़े थे। ठीक है, हमने डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पढ़े थे। हमने ऑर्डर कैसे निकालते हैं कि ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल नंबर होता है, हम वो भी पढ़ चुके हैं। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इंस्टैंटेनियस रेट कैसे निकालते हैं। दैट इज़ हमने कहाँ पे छोड़ा था, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पे। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पे हमने छोड़ा था। उससे पहले हम लोग एक चीज़ और कवर कर लेते हैं, दैट इज मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, मोलिकुलरिटी of a reaction, of a chemical reaction. So molecularity of a chemical reaction क्या होती है, molecularity of a chemical reaction होती है the number of reactant species that are taking part in chemical reaction in elementary step of that chemical reaction. अभी एक नया टर्म आया है यहाँ पे, एलिमेंट्री स्टेप। तो एलिमेंट्री स्टेप क्या होता है उसको हम लोग देखने के लिए, एलिमेंट्री स्टेप क्या होता है, एलिमेंट्री स्टेप क्या होता है हमारे पास, एलिमेंट्री स्टेप या एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री स्टेप वो स्टेप होता है हमारे पास जो हमारे पास रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। ठीक है, और एलिमेंट्री रिएक्शन जो हमारे पास होता है वो होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, जिसका ऑर्डर, वो रिएक्शन जिसका ऑर्डर 1 होता है। ठीक है, उसको हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। देखो मोलिकुलरिटी और रेट कांस्टेंट में, मोलिकुलरिटी और रेट कांस्टेंट में जो होता है, रेट कांस्टेंट में जो डिफरेंस होता है वो एक बार तो आप पूरा बुक में पढ़ लोगे, बट एक मेजर डिफरेंस मैं बता देती हूँ। मोलिकुलरिटी जो होता है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता और नाइदर फ्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, ये एक कम्प्लीटली इंटीजर होता है। ठीक है, कम्प्लीटली पॉजिटिव इंटीजर होता है। क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। ठीक है, इंटीजर होता है। ठीक है, लेकिन रेट कांस्टेंट जो होता है वो एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड नंबर होता है, जो क्या हो सकता है, तुम्हारा पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस है। ओके, नाउ अगर हम मूव करते हैं नेक्स्ट में, हमारा जो हमने छोड़ा था जहाँ पे, वो है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम क्यों पढ़ते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ते हैं कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालते कैसे, किसी भी रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसे निकालते हैं। मान लो कि हमारे पास ए से क्या गया, हमारा पी प्रोडक्ट बना। ठीक है, एट टाइम t0 पर ए की जो कंसनट्रेशन थी वो थी A0 और पी की जो कंसनट्रेशन थी वो 0। एट टाइम कोई भी टी है, टी टाइम पर ए की जो पी जो बना वो हमारे पास x था। ठीक है, और ए की जो कंसनट्रेशन वो बची वो ए मान लो, और जो कितनी होगी हमारे पास A0 माइनस एक्स, क्योंकि उसमें से ए जो है वो एक्स अमाउंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो हमारे पास रेट क्या होता है, रेट जो हमारे पास होता है, रेट कांस्टेंट और ए। अभी हम जो पहला निकाल रहे हैं वो हम किसके लिए निकाल रहे हैं, हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो हम फॉर जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन के लिए, अभी हमने पढ़ा जो ऑर्डर है, सॉरी, मोलिकुलरिटी और रेट कांस्टेंट और ऑर्डर। ठीक है,
जो ऑर्डर जो है वो हमारे पास जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि ऑर्डर और रेट कांस्टेंट दोनों ही एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो ऑर्डर है वो ज़ीरो है, तो रेट, सॉरी भाई यहाँ पे ऑर्डर नहीं आएगा, यहाँ रेट कांस्टेंट नहीं आएगा, यहाँ पे ऑर्डर आएगा, ठीक है। रेट कांस्टेंट मैंने गलती से लिख दिया, यहाँ पे ऑर्डर आएगा, सॉरी फॉर माई केयरलेसनेस, यहाँ पे ऑर्डर आएगा, ठीक है। ये डिफरेंस मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में है, ठीक है। चलो हम मूव करते हैं, कोई बात नहीं। चलो रेट जो है वो हमारे पास क्या है, रेट जो है हमारे पास रेट कांस्टेंट है और ए कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए है, सॉरी रेट जो है हमारे पास के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। अभी ऑर्डर जो है रिएक्शन का ज़ीरो है, तो ए का पावर कितना हो जाएगा, ज़ीरो, और किसी का भी पावर ज़ीरो कितना होता है, वन होता है, हमें पता है। और रेट अगर हम लिखें तो प्रोडक्ट, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय चेंज इन टाइम, ये हो गया, ठीक है। अभी हम लोग जैसे हमने डिफरेंट इंटीग्रेशन तुमने पढ़ लिया होगा, या इंटीग्रेशन तुम पढ़ोगे, जो डिफरेंशियल टर्म्स हैं उनको अगर हम कंप्लीट फॉर्म में लिखें तो हमें उसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अभी इंटीग्रेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन दोनों साइड अगर हम करेंगे तो क्या होगा, तो होगा, देखो इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास थी ए नोट, फिर हमारे पास कितनी हुई ए, ठीक है। इनिशियल टाइम हमारे पास था ए, और फिर टाइम हमारे पास कितना हुआ टी। तो किसी भी डिफरेंशियल टर्म का जब वन का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो एक्स आता है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अगर हम लोग ए का करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास ए है, ए नोट देन ए, देन इसी सेम तरीके से हम लोग टाइम का भी इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन हो गया। अगर हमारे पास इंटीग्रेशन लिमिट जब दी होती है तो लिमिट हम लोग रख लेते हैं, लिमिट रख लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। और ये हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा, माइनस साइन जब अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा के टी, ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, फॉर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर ज़ीरोथ ऑर्डर। इसी तरीके से देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको प्रोडक्ट फॉर्म इन टर्म्स ऑफ, ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आई है, ये इक्वेशन नंबर जो 1 आई है ये है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ ज़ीरोथ ऑर्डर with respect to reactant concentration। अगर हम लोग इसको हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, ए नोट के टाइम पे क्या था, देखो फिर से हम इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको भी हम लोग अगर करना चाहें तो हम फिर से इसको कर सकते हैं। देखो हम लोग उसको फिर से इंटीग्रेशन करके लिखेंगे, दैट विल बी ऑल्सो गुड, बट इसको हम डायरेक्ट भी कंसंट्रेशन चेंज कर सकते हैं, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम लोग क्या करें, अभी हम लोग करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालेंगे। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालने के लिए हम लोग कोई रिएक्शन, लेट्स सपोज ए से पी सेम रिएक्शन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। अब इस रिएक्शन में हमारे पास जो रेट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो हमें किस पे डिपेंड करेगा, 1 पावर ऑफ हमारे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर। सेम तरीके से अगर हम इसको सोल्व करेंगे और हम लोग सोल्व करेंगे, देन इंटीग्रेशन करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स हम एक साइड में रख लेंगे, देन इंटीग्रेशन करेंगे हम जो हमारे पास है जो सेम हम लिमिट रख देंगे भाई, 0 ए नोट से ए में,
जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ln a नोट, ln a नोट बाई a इक्वल्स टू kt। ठीक है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये हमारे पास एक्सप्रेशन किसका आ गया, फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन। ओके, अभी इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन, अभी जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आई है, ठीक है, ये हमारे पास हो गई। देखो तो 12th क्लास के सिलेबस में सिर्फ 2 ही ऑर्डर का रिएक्शन है जो एक्सप्रेशन हमारे सिलेबस में है। ठीक है, जैसे जैसे अगर तुम हायर स्टडीज़ में जाओगे इसका ऑर्डर बढ़ता जाएगा और उसका डेरिवेशन सिंपल है, तुम लोग उसके अकॉर्डिंग सीख लोगे। नेक्स्ट हम लोग ग्राफ अगर देखें, ग्राफ्स फॉर जीरो, सॉरी ग्राफ हम लोग बाद में देखते हैं, पहले हम इसका हाफ लाइफ पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है, देखो अगर हमने जो पढ़ा वो है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमें किसी भी टाइम पे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन या रेट कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है या रेट कांस्टेंट दिया हुआ है। ठीक है, हाफ लाइफ क्या कहता है, हाफ लाइफ जो है हमारे पास, हाफ लाइफ कहता है कि कि वो टाइम, द टाइम व्हेन हाफ अमाउंट ऑफ reactant या reactant is consumed in a chemical reaction। समझ आया, वो टाइम जिसमें तुम्हारा हाफ कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का कंज्यूम हो गया है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। अभी देखो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से क्या लिखे थे, a नॉट माइनस a। ओके, फर्स्ट रिएक्शन से हमें क्या लिखे थे, फॉर जीरोथ ऑर्डर, फॉर हाफ लाइफ हम निकाल रहे हैं फॉर जीरोथ ऑर्डर के लिए अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो हमारे पास है रिएक्शन का इक्वेशन, हम लोग इंटीग्रेटेड रिएक्शन निकाल चुके हैं, ये है हमारे पास जीरोथ ऑर्डर का फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो अभी जो हमारे पास ए जो बचा है हमारे पास a नॉट माइनस एक्स। ठीक है, ये रुको मैं पूरा लिख देती हूँ पहले। हमारे पास जो रिएक्शन था वो ये था a टू p एट टाइम t ज़ीरो पर a नोट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज ज़ीरो। एट टाइम t पर a नोट जो था वो a हो गया और एज की वैल्यू जो थी a नोट माइनस एक्स हो गई और जो प्रोडक्ट था वो x कॉन्सेंट्रेशन में बन गया। अभी क्या करना है, हमें हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है। हाफ लाइफ क्या है, जब तुम्हारा हाफ अमाउंट इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ओके, हाफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। अभी हाफ अमाउंट जो हमारा है मतलब t इक्वल्स टू टी हाफ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास a नोट बाई टू, दैट इज़ हमारा हाफ जो अमाउंट है रिएक्टेंट का वो प्रोडक्ट में हो गया है कन्वर्ट। तो प्रोडक्ट का अमाउंट कितना हो गया हमारे पास, x जो है वो क्या हो गया a नोट बाई टू और जो a जो हमारे पास बचा वो कितना बचा, a नोट माइनस a नोट बाई टू, दैट इज़ हाफ अमाउंट हमारे पास बचा हुआ है और हाफ अमाउंट हमारा कन्वर्ट हो गया है प्रोडक्ट में। ठीक है, अभी हम लोग जो नेक्स्ट हम वो कर रहे हैं वो हम क्या करेंगे, हमारे पास a की वैल्यू आ गई है तो हम जो फर्स्ट इक्वेशन हमारा जो था उसमें हम पुट कर देंगे। तो a जो है हमारे पास कितना हो गया, a जो है हमारे पास a नोट बाई टू हो गया इक्वल्स टू k और जो t है वो हमारा क्या है t हाफ है। ठीक है, अभी हमारे पास ये कितना हो गया a नोट बाई टू इक्वल्स टू k t हाफ। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, हाफ लाइफ फॉर जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, होप सो ये समझ आया होगा तुम्हें। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट अभी चलो हम लोग ग्राफ्स कर लेते हैं, ग्राफ्स फॉर जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, ग्राफ्स फॉर जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जो मैं दोनों इक्वेशन थी हमारी a नोट माइनस a इक्वल्स टू के टी और जो हमारे पास a नोट बाई टू इक्वल्स टू के टी हाफ है, इस दोनों से ही अगर हम लोग
देखो ये हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का अगर हम ग्राफ बनाएं, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का हम ग्राफ बनाएं तो क्या है, देखो हमारे पास ग्राफ क्या होता है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। सो y क्या है हमारे पास, कॉन्सेंट्रेशन a है, ठीक है। x क्या है हमारे पास, x क्या है हमारे पास, x क्या है हमारे पास, टाइम है, ठीक है। अभी हमारे पास ये जो है ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस में हो जाएगा, माइनस में m जो है हमारे पास माइनस के, और c क्या है हमारे पास a नोट, ठीक है। इसको जब हम राइट ए को हम राइट साइड में लेके जाएंगे और हम लोग इसको जब सोल्व करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। अभी हमारे पास इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट हमारे पास क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन जो हमारे पास क्या है, ये इंटरसेप्ट है। और हमारे पास स्लोप क्या है, नेगेटिव में, तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस के, ठीक है। ये हमारा ग्राफ हो गया, ठीक है। अभी हम लोग देखो हाफ लाइफ का अगर ग्राफ हम बनाएंगे तो हाफ लाइफ में क्या बनेगा, कॉन्सेंट्रेशन ए नोट बाई टू, सॉरी हाफ लाइफ का तो इसमें क्या ही बनेगा, सब कांस्टेंट है। सो हाफ लाइफ का तो यही है कि हाफ लाइफ हमारे पास जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के होता है, ठीक है। ये एक एक्सप्रेशन था जो याद रखना है आपको। अभी हम नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ, हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या लिखे हैं, यहाँ से ए नोट ज़ीरो एट टी बराबर ज़ीरो पर, एट टी बराबर टाइम पर हमारे पास क्या हो गया, ए नोट माइनस एक्स और एक्स। अगर हम टी बराबर टी हाफ लिखें सो ए इज इक्वल टू ए नोट माइनस ए नोट बाई टू, और एक्स क्या हो गया, ए नोट बाई टू। अभी हमने पढ़ा है हाफ लाइफ का डेफिनेशन, अभी हमने हाफ लाइफ का डेफिनेशन पढ़ा है। सो ए कितना हो गया हमारे पास, ए नोट बाई टू, ठीक है। अब भाई हमारे पास इक्वेशन सेकंड, हमारे पास इक्वेशन सेकंड क्या कहता है, एल एन ए नोट बाई ए इक्वल्स टू के टी। सो जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है वो हमारे पास क्या कहता है, एल एन ए नोट बाई ए इक्वल्स टू के टी, ठीक है। ए नोट बाई ए नोट की ए कितना हो जाएगा, ए नोट बाई टू एल एन के इक्वल्स टू के टी। सो ये ए नोट से ए नोट कैंसिल हो जाएगा, एल एन टू की वैल्यू कितनी होती है, एल एन टू की वैल्यू होती है हमारे पास 0.693। सो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ कितना आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ कितना आ जाएगा, टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 ओवर के। सो फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, half life T half is independent of initial, sorry, independent of concentration of reactant। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ जो है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट होता है किस पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। अभी देखो हम लोग इसका थोड़ा सा ग्राफ एक बार देख लेते हैं। हमारे पास जो रिएक्शन एल एन ए नोट बाई ए था के टी, ठीक है, इसका अगर हम लोग लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के टी, ठीक है, एल और माइनस के टी प्लस एल एन ए नोट, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें इसका ग्राफ अगर हम बनाएं तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये ग्राफ हो जाएगा हमारे पास एल एन ए कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का अगर हम बनाएं तो सेम हमारे पास आएगा, और इंटरसेप्ट हमारा क्या हो जाएगा, एल एन ए नोट, स्लोप जो होएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का के। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं, हमने देखो हम क्या पढ़ रहे थे, हम इफेक्ट्स ऑफ रिएक्शन कंडीशंस ऑन द रेट। हम लोग क्या पढ़ रहे थे पहले, इफेक्ट्स ऑफ रिएक्शन कंडीशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, ये पढ़ रहे थे हमने क्या पढ़ा था, हमने टेम्परेचर देखा था, हमने प्रेशर देखा था,
प्रेशर देखा था और हमने कॉन्सेंट्रेशन देखा था। कॉन्सेंट्रेशन से हमने क्या डिफ़ाइन करा था, रेट लो डिफ़ाइन करा था, और उसी रेट लो को यूज़ करके हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाली थी, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि जब हमारे पास कोई भी रिएक्शन, प्रेशर का क्या होता है, प्रेशर का क्या होता है, जब हमारे पास कोई भी रिएक्शन जो है वो गैसियस फॉर्म में, अगर हमने डिस्कस करा था कि कोई भी रिएक्शन जब गैसियस फॉर्म में होती है, गैसियस फॉर्म में होती है तो हम लोग प्रेशर की टर्म में लिखते हैं, प्रेशर की टर्म में लिखते हैं। अभी हम लोग उसका डेराइव करते हैं, या फिर बुक में दिया हुआ है, बहुत सिंपल एक्सप्रेशन है, तुम लोग एक बार जाके चेक कर लेना, ठीक है। इफेक्ट ऑफ रिएक्शन कंडीशन और रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन में हमने क्या पढ़ लिया था, कॉन्सेंट्रेशन पढ़ लिया था। कॉन्सेंट्रेशन में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कॉन्सेंट्रेशन में हमने पढ़ा था रेट लॉ और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, दैट इज़ किसी एक इंस्टेंटेनियस टाइम पर हम लोग कैसे किसी रेट को निकालते हैं, ठीक है। और ये सब हम किस में मेज़र करते हैं, ये मेज़र करते हैं हम इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अगर हमारे पास कोई रिएक्शन हमें दिया है वो गैसियस फेज में है, तब हम क्या यूज़ करेंगे, तब हम यूज़ करेंगे प्रेशर, ठीक है। प्रेशर जब हम यूज़ करेंगे तो उसके लिए हम कैसे सोल्व करेंगे, हम लोग वो सोल्व कर रहे हैं। तो हमें मान लो कि कोई एक रिएक्शन दिया है, ए से हमें कोई भी दो प्रोडक्ट दे रहा है, पी जी पी क्यू, ठीक है। पी जी और पी क्यू, मान लो हमारे पास जो रिएक्शन का जो इनिशियल प्रेशर है वो पी आई है, ठीक है, एट टाइम टी ज़ीरो पर, जो टी ज़ीरो पर तो कोई प्रोडक्ट है नहीं, ठीक है, एट टाइम टी ज़ीरो पर इतना है। लेकिन एट टाइम टी पर पी इनिशियल जो घटकर है वो क्या हो जाता है, पी इनिशियल घटकर हो जाता है एक्स हो जाता है, ठीक है। और एक्स अमाउंट इसका बनता है, क्यू पी का बनता है और क्यू का बनता है, ठीक है। अभी जो हमारे पास टोटल प्रेशर है एट टाइम टी पर, वो कितना प्रेशर है, पी आई माइनस पी एक्स प्लस एक्स क्यों घटा, एक्स ही क्यों घटा, 2x क्यों नहीं घटा, क्योंकि एक मोल क्या दे रहा है, 2 मोल दे रहा है, मतलब इसका एक ही मोल रिएक्ट कर रहा है ए का, मतलब एक मोल का ही प्रेशर कम होगा, ठीक है। पी टोटल इक्वल्स टू पी आई प्लस 2x, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से सॉरी 2x नहीं, 1x विल बी कैंसिल, इट विल बी x, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, पी टोटल माइनस पी आई। अभी जो हमारे पास पी ए का प्रेशर है, पी ए का जो प्रेशर है वो कितना हो जाएगा, पी आई माइनस वैल्यू ऑफ x पी टी आई प्लस पी आई, ठीक है। अभी हमारे पास जो रिएक्शन है जो ओ है वो हमारे पास 2i बाई पी टी। हमारे पास पी ए का कोई प्रेशर हम मेज़र नहीं कर सकते, क्योंकि इन बिटवीन हम प्रेशर मेज़र नहीं कर सकते, लेकिन टोटल और इनिशियल प्रेशर हमें पता है। तो हमें इंटीग्रेटेड रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हमें पता है वो क्या है, ln a नोट बाई ए इक्वल्स टू के टी, इनिशियल कंसनट्रेशन। सो अगर हम प्रेशर में मेज़र कर रहे हैं तो हमारे पास पी इनिशियल हो जाएगा, एंड देन कंसनट्रेशन जो हम इन बिटवीन हमें होता है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2pi माइनस पी टी इक्वल्स टू के टी। ये हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाएगा व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर हो गया 4। अभी हम लोग जो बढ़ रहे हैं वो नेक्स्ट स्टेप में बढ़ रहे हैं। देखो हमने क्या क्या पढ़ा था, हमें इफेक्ट ऑफ रिएक्शन कंडीशन ऑफ रेट पढ़ना, रिएक्शन कंडीशन ऑन रेट पढ़नी थी, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन। हमने देखो कॉन्सेंट्रेशन पढ़ लिया, जिसमें हमने पढ़ लिया रेट लो एंड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। देन हमने प्रेशर भी पढ़ लिया कि भाई हमें कोई भी रिएक्शन दे दी प्रेशर की फॉर्म में, तो अभी हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी हमें पढ़ना है टेम्परेचर की फॉर्म में। देखो टेम्परेचर की फॉर्म में हमने डिस्कस करा था कि टेम्परेचर की फॉर्म में जब इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं तो वो हम किससे के थ्रू पढ़ते हैं, ली शैटलियर प्रिंसिपल के थ्रू पढ़ते हैं। थर्मोडाइनमिक्स और केमिकल काइनेटिक्स दोनों को रिलेट करते हुए चलते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग उसको कैसे पढ़ेंगे, केमिकल काइनेटिक्स में भी हम एक लैंग्वेज में पढ़ते हैं, वो होता है हमारे पास अर्हेनियस थ्योरी। वो कैसे डिफाइन करता है, अर्हेनियस थ्योरी का यहाँ पे सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। मैथमेटिकल फॉर्मूले से ही क्योंकि हमारे सिलेबस में इतना ही है, इसलिए हम ज़्यादा हायर स्टडीज़ में नहीं जाएंगे, जो हमारे सिलेबस में दिया है उसी पे हम स्टक रहेंगे। अर्हेनियस थ्योरी क्या कहता है, हमारे पास जो रेट कॉन्स्टेंट है वो किसी एक कांस्टेंट फैक्टर
इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बाई आर टी होता है। तो ए क्या होता है, वो हमारे पास अरहेनियस कांस्टेंट होता है, अरहेनियस कांस्टेंट होता है, ठीक है। अरहेनियस कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट होता है, वो किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन का कांस्टेंट होता है, वो गिवन होता है, ठीक है। के जो है हमारे पास वो तो होता ही हमारे पास रेट कांस्टेंट। और ये जो होता है, ये जो होता है वो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी होता है, एक्टिवेशन एनर्जी होता है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी हम देखेंगे, थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आर जो हमारे पास गैस कांस्टेंट होता है, गैस कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू सब लोग को पता है भाई। टी जो होता है हमारे पास टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन होता है, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन होता है। दैट्स हाउ वी विल स्टडी अबाउट टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अभी हम एक्टिवेशन एनर्जी अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, तो एक्टिवेशन एनर्जी देखो, मान लो भाई कोई भी रिएक्शन हमारे पास ए से दे रहा है, हमें पी दे रहा है, ठीक है। तो इस ए को हम ग्राफिकली अगर हम करेंगे, ग्राफिकली हम लोग समझते हैं, हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास रिएक्शन एनर्जी है, रिएक्शन एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी है, ओके, रिएक्शन एनर्जी है। और ये हमारे पास रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। रिएक्शन कोऑर्डिनेट कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसके टर्म्स में हम रिएक्शन को मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इनिशियली ए है, ठीक है, रिएक्टेंट है, देन इट हैज़ टू कवर ए बैरियर एंड देन इट इज़ गिविंग पी। ये ऐसा ग्राफ क्यों है, ये हम थर्मो में पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी है। ये हमारे पास रिएक्शन एंथैल्पी होता है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये हम थर्मो में पूरा पढ़ते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास जो ये एनर्जी रिक्वायर्ड है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू अटेन दिस केमिकल रिएक्शन इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी और ई, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में ये होता है हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी, ओके। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कवर अ रिएक्शन, द मिनिमम एनर्जी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, इतना हमारे पास अरहेनियस थ्योरी हो गया, ठीक है। अरहेनियस थ्योरी का हम लोग थोड़ा सा एक्सप्रेशन देख लेते हैं भाई। दोनों साइड में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस ई ए बाई आर टी, ठीक है। ये एक्सप्रेशन भी अरहेनियस थ्योरी का होता है और इसका एक ग्राफ भी होता है जो हमारे पास रेट कांस्टेंट वर्सेस 1/t होता है। और ये ग्राफ कैसा होता है, ये ग्राफ में नेगेटिव होता है, रेट कांस्टेंट यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे पास इंटरसेप्ट होता है, ये होता है अरहेनियस कांस्टेंट, और इसका जो स्लोप होता है, स्लोप हमें क्या देता है, एक्टिवेशन एनर्जी बाई गैस कांस्टेंट, ओके। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारे पास फाइनल टॉपिक है हमारे इस चैप्टर में केमिकल काइनेटिक्स में, दैट इज़ कोलिजन थ्योरी। सॉरी, उससे पहले हमारे पास आता है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। देखो, हम रेट पर इफेक्ट पढ़ रहे थे, हमने कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट पढ़ा, हमने प्रेशर पढ़ा, हमने टेम्परेचर का पढ़ लिया। अभी हमारे पास है कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट ऑन अ rate of a reaction, on rate of a chemical reaction, सो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम पे हमारा कोई इफेक्ट नहीं करता है, जस्ट रिएक्शन फास्ट कर देता है, एंड रिएक्शन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन हमारे पास हमें क्या करता है। अभी देखो, केमिकल काइनेटिक्स में जो हमारे पास कैटलिस्ट होगा ए से पी बनने में, वो क्या करेगा, कैटलिस्ट जो होगा वो दो टाइप का होता है, एक तो नेगेटिव कैटलिस्ट, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा वो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज़ कर देगा भाई, डिक्रीज़ कर देगा, दैट इज़ रिएक्शन को फास्ट कर देगा। और जो नेगेटिव कैटलिस्ट होगा वो एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज़ कर देगा, दैट इज़ भाई हमें क्या करेगा, हमारी रेट ऑफ रिएक्शन इसमें क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है भाई, ठीक है। हमारे सिलेबस में इतना ही है तो हम इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक जो हमारी केमिकल काइनेटिक्स का है, वो है अरहेनियस थ्योरी हमें क्या बताता है, टेम्परेचर का वेरिएशन बताता है हमारे रेट ऑफ रिएक्शन में। हमारे पास दूसरा क्या होता है, कोलिजन, लास्ट जो टॉपिक है वो कोलिजन थ्योरी है भाई, कोलिजन थ्योरी है।
कोलिजन थ्योरी क्या कहता है? कोलिजन थ्योरी हमें क्या कहता है? कोलिजन थ्योरी हमें क्या कहता है? देखो, कोलिजन थ्योरी जो है केमिकल काइनेटिक्स में कंसिडर किया गया है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसियस काइनेटिक थ्योरी फॉर गैसियस मॉलिक्यूल्स। जो हमारी गैसियस में हम लोग जो काइनेटिक थ्योरी हम लोग जो पढ़ते हैं ना, उससे हमें यहाँ पे कोलिजन थ्योरी डेराइव किया है। उसके दो मेजर पॉइंट्स है भाई। फर्स्ट जो है वो है मैथमेटिकल फॉर्मूला जो है हमारे पास, मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या कहता है हमारे पास? अर्हेनियस थ्योरी का हमारे पास क्या कहता है? हमारे पास कोई भी एक रिएक्शन से पी में जाने पर अर्हेनियस थ्योरी हमें क्या कहता है? K इक्वल्स टू AE⁻⁻ ठीक है। लेकिन कोलिजन थ्योरी हमें क्या कहता है? कोलिजन थ्योरी हमें कहता है कि रेट कांस्टेंट होगा, वो होगा कोलिजन फ्रीक्वेंसी। साइड ए भी क्या होगा? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन भाई हमें पता है। देखो, कोलिजन क्या होता है? कोई भी एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे तब हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। तो और उस फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंटू E⁻⁻ ठीक है, ये हमारे पास किसका एक्सप्रेशन होता है? कोलिजन थ्योरी का। कोलिजन थ्योरी का 2 पॉइंट नोट करने का। एक तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंट्रोड्यूस करा है अरेनियस कांस्टेंट की जगह पे। अरे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी का अगर हम डेफिनेशन देखें तो नंबर ऑफ कोलिजन्स occurs in per unit time and per unit volume। ठीक है, जो वो ऐसे कोलिजन जो हमारे पास होते हैं एक यूनिट टाइम में, एक यूनिट वॉल्यूम में। ठीक है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट इसका, जो पहला भी इम्पोर्टेंट है, दूसरा जो इसका कंक्लूजन पॉइंट है वो ये है कि फॉर ए केमिकल रिएक्शन फॉर सक्सेसफुल happening of a chemical reaction there must be इफेक्टिव कोलिजन। ये इफेक्टिव कोलिजन क्या है भाई? देखो, इफेक्टिव कोलिजन, मान लो तुम्हारा ए से ए बी मिलके क्या दे रहा है? तुम्हें प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, अभी तुम्हारा दो मॉलिक्यूल, मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ ए, एक मॉलिक्यूल बी कोलाइड होके तुम्हें क्या दे रहा है? देखो, तुम्हें दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है। मतलब एक मॉलिक्यूल इधर से आया, एक बी का एक मॉलिक्यूल इधर से आया, दोनों आपस में आए और कोलाइड हुए, तुम्हें प्रोडक्ट दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या हो अगर एक मॉलिक्यूल्स तुम्हारा इधर से आए? देखो, रिएक्शन में तो फ्री है, हम लोग कोई कर नहीं सकते। ठीक है, इधर से आए, लेकिन ये कोलाइड ना हो, जस्ट एक दूसरे को ऐसे टच करके एक दूसरे को निकल जाएं। ठीक है, टच करके निकल जाएं तो तुम्हें प्रोडक्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या हो कि तुम्हारा एक मॉलिक्यूल ए का आए, दूसरा भी तुम्हारा ए का ही मॉलिक्यूल आए। ठीक है, ये दोनों कोलाइड हो तो तुम्हें क्या प्रोडक्ट मिलेगा? पी। नहीं मिलेगा। हो सकता है तुम्हें कोई साइड प्रोडक्ट मिल जाए पर तुम्हें पी नहीं मिलेगा। सिमिलरली अगर तुम्हारे पास मॉलिक्यूल्स बी के आते हैं तो वो भी तुम्हें प्रोडक्ट नहीं देंगे। ठीक है, तो ये इफेक्टिव कोलिजन क्या है? इफेक्टिव कोलिजन वो कोलिजन है जो तुम्हारा क्या दे रहा है? तुम्हें प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, वो इफेक्टिव कोलिजन है। देखो भाई, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा सा अर्हेनियस इक्वेशन जो हमारे पास है, जो हमें टेम्परेचर का रिलेशन बताती है। जैसे तुम्हारा यूनिट ख़त्म हो गया है, थोड़ा अर्हेनियस जो फॉर्मूला है उसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, जो हमें बताता है E⁻⁻ तो मान लो कि तुम्हारे पास एक रिएक्शन है ए से पी जा रहा है। ठीक है, इसको हम टाइम t1 पे करते हैं। ठीक है, तो टाइम t1 पे रेट कांस्टेंट इसका कितना होगा? ए होगा। अरेनियस फैक्टर कांस्टेंट है एक रिएक्शन के लिए, -EA/RT1। अभी सेम रिएक्शन जो तुम्हारा है वो टाइम
T2 पर है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, a e⁻⁻r ठीक है। ठीक है, देखो अभी हम लोगों को क्या निकालना है, इसके बीच में रिलेशन निकालना है रेट कांस्टेंट एंड टाइम डिफरेंस के बीच में। तो अगर हम लोग इसको सोल्व करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये होगा एक्सप्रेशन जो होगा वो हमारे पास ये होगा, ठीक है। इसको इक्वेशन में मान लेती हूँ 6 और दूसरा जो हमारे पास होगा दूसरा टेम्परेचर T2 पर तो वो होगा हमारे पास T2, ठीक है। इसको हम इक्वेशन मान लेंगे 7। तो अगर हम लोग दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, इस 6 में से हम लोग 7 अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा भाई, हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये हम एक्सप्रेशन आ जाएगा भाई, ठीक है। अगर हम लोग इसको देखो सोल्व करेंगे तो ये क्या होगा हमारे पास, एक्टिवेशन एनर्जी तो सेम रहेगी, ठीक है, दोनों रिएक्शन की, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा ये एक्सप्रेशन। अगर एक्टिवेशन एनर्जी तुम्हारी डिफरेंट भी रहेगी तो भी वो तुम्हें देगा रिएक्शन में, ठीक है। ये हमारे पास आज का लास्ट डेरिवेशन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगी, ठीक है। होप सो आपको पूरा केमिकल काइनेटिक्स समझ आया होगा। यहीं पे हमारा केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, ख़त्म होता है। यहीं पे हमारा केमिकल काइनेटिक्स ख़त्म होता है जो हमारा 12th क्लास के सिलेबस में। ऐसा तो केमिकल काइनेटिक्स बहुत वास्ट है जो तुम अपना ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ोगे। यहाँ पे हमारा केमिकल काइनेटिक्स 12th क्लास का ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन। जो क्वेश्चंस का डाउट हो, क्वेरी हो, वो क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में अपलोड करो। और इस वीडियो का तुम्हें पीपीटी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और जो हम और भी लेके आने वाले हैं